अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी एक नया शीर्षक रेखाएं तथा कोण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, रेखा गणित के लिए यह प्रारंभिक वीडियो है, अर्थात शुरुआत है। रेखा गणित को अच्छे से समझने के लिए इसका बेसिक ज्ञान, प्रारंभिक परिभाषाएं आपको बहुत ही अच्छे से सीखनी है, ताकि इस रेखा गणित में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। इसके लिए हम आपको प्रत्येक हेडिंग, उसकी परिभाषा, उसका निरूपण, उसका सत्यापन साथ ही साथ समझाएंगे, ताकि आपको हर जानकारी बारीकी से मिले और पूर्ण मिले। रेखा गणित की शुरुआत बिंदु से होती है। अब ये एक बिंदु हमने रखा हुआ है, इसका नाम हम कहते हैं बिंदु। अंग्रेजी में से डॉट या पॉइंट भी कह देते हैं। अब यह बिंदु जब हम अपनी पेंसिल की नोक से बनाते हैं, तो हमारी नोक जितनी ज़्यादा नुकीली होगी, बिंदु उतना ही कम स्थान घेरेगा। सबको पता है, पेंसिल की नोक अगर ज़्यादा मोटी होगी तो बिंदु उतना ही अधिक स्थान घेरेगा। इसका मतलब है कि बिंदु को हम सही से ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बिंदु कितना स्थान घेरता है। जैसे आपने अपने अंतरिक्ष में तारे देखे हैं, बिंदु स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, और रात्रि में ही आपको चंद्रमा भी दिखाई देता है, वह भी एक बिंदु स्वरूप ही होता है। हालांकि उसका आकार हमको देखने में वृत्त के आकार जैसा लगता है, लेकिन तारों को तो हम स्पष्टतया बिंदु स्वरूप मान सकते हैं और कह सकते हैं। अब अगर हम कई बिंदु परस्पर आपस में जोड़े, कई बिंदु का मतलब असंख्य बिंदु परस्पर आपस में जोड़े, तो फिर रेखा का निर्माण होता है। यहीं से रेखा गणित स्टार्ट होती है। तो रेखा का निर्माण असंख्य बिंदुओं का समूह, इसको हम क्या कहेंगे? असंख्य बिंदुओं का समूह रेखा कहलाता है। अब इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि रेखा के लिए ये हमने एक रेखा खींची। अब ये रेखा, अभी तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई है, लेकिन रेखा का तात्पर्य यह होता है कि यह अनंत से आई है और अनंत को गई है। जैसे अगर एक रेलवे स्टेशन पर आप खड़े होकर रेलगाड़ी की पटरियों में से किसी एक को ध्यान से देखें, दोनों पटरियों में से किसी एक को अगर बाईं ओर घूम के देखेंगे तो आप बहुत दूर तक देखते चले जाएंगे उस पटरी को, और दाईं ओर घूम के देखेंगे तो वही पटरी आपको बहुत दूर तक दिखाई देगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो रेल की पटरी है, जिसमें से एक पटरी को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रही है हमको पता नहीं, कहाँ को जाएगी हमको पता नहीं, वो क्या है, एक रेखा के रूप में हमको दिखाई देती है। तो रेखा का तात्पर्य असंख्य बिंदुओं का समूह, जिनका ना तो हमको प्रारंभिक स्थान पता है और ना ही अंतिम स्थान पता है। अब इसी रेखा में अगर दो बिंदु हम निश्चित कर दें, जैसे कोई रेखा इस बिंदु ए से स्टार्ट होती है और यहाँ पर बिंदु बी तक जाती है, हमने क्या किया, इस रेखा पर दो अंत्य बिंदु, इस ए को क्या कहते हैं, अंत्य बिंदु।
अंग्रेजी में इसको एंड पॉइंट्स कहते हैं, एंड पॉइंट। तो ये बाईं ओर का अंत बिंदु है, एंड पॉइंट है, और ये दाहिनी ओर का अंत बिंदु है, एंड पॉइंट है। तो अगर कोई रेखा दो अंत बिंदुओं से घिरी है या बनी है तो फिर ऐसी रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। अर्थात रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड में दो अंत्य बिंदु होते हैं। ये बातें हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने सरल रेखा के रूप में ही इस रेखा को दिखाया है। तो कोई भी जब आप पटरी देखते हैं तो पटरी आपको ऐसी भी दिखाई दे सकती है, ऐसे घूमती हुई। और यदि हम कहीं पर सड़क देख रहे हैं तो सड़क हमको बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है। तो जब हमको बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है तब इसको हम सीधी या सरल रेखा कहते हैं। और ये क्या है? टेढ़ी मेढ़ी या वक्र रेखा। तो इस प्रकार कोई रेखा दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो सरल होगी या तो वो वक्र होगी। रेखा दो प्रकार की होंगी, सरल या वक्र। अब रेखाखंड में क्या हो गया कि दो अंत बिंदु निश्चित हो गए, अर्थात रेखाखंड एक निश्चित लंबाई का होता है। रेखा में निश्चित लंबाई नहीं होती है। अब बात करते हैं किरण। किरण क्या है? जैसे हमारी टॉर्च का जो बल्ब है यहाँ पर है, तो जैसे ही हमने अपना टॉर्च की बल्ब को जलाया तो यहाँ से एक किरण इस दिशा की ओर निकली। अब जहाँ पे तीर हमने बनाया, क्या टॉर्च के बल्ब से निकली किरण यहीं तक रुकेगी? नहीं भाई, ये अनंत की ओर अग्रसर होती हुई चली जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से एक दूसरी किरण निकली इस दिशा की ओर, ये अनंत की ओर अग्रसर होती चली जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से एक तीसरी किरण अगर हम मान लेते निकली इस दिशा की ओर, तो ये भी अनंत की ओर अग्रसर होगी। चौथी किरण अगर इस दिशा में निकली तो ये भी अनंत की ओर अग्रसर होगी। अगर ये किरण इस दिशा में निकली तो अनंत की ओर अग्रसर होगी। तो यहाँ पर होता क्या है? एक एंड पॉइंट इसका होता है, एक अंत बिंदु। किरण में क्या है? केवल एक अंत बिंदु होता है। तो हम लिख देंगे यहां केवल एक अंत बिंदु होता है। कहाँ? किरण में। और जो दूसरा सिरा है वो अनंत की ओर अग्रसर होता है। हाँ, ये बात अलग है कि ये किरण जा रही है किसी दीवार या सतह पर टकराकर मुड़ जाए, लेकिन जब तक यह किसी सतह पर नहीं टकराएगी तब तक सीधे सरल मार्ग में जाएगी। तो अभी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, किरणें सीधे सीधे सरल रेखीय मार्ग में गमन करती हैं। ये किरणों का विशेष गुण होता है कि इनका जो रास्ता होगा बिल्कुल सीधा होगा। कब मुड़ेंगी? जब कहीं माध्यम में कोई परिवर्तन होगा। जो अपवर्तन की एक घटना है, विज्ञान में तुमको पढ़ाया गया होगा, या किसी तल पर टकराएगी तो परावर्तन की घटना होगी। तो अपवर्तन और परावर्तन की घटना में किरणें विचलित होती हैं या अपना मार्ग बदलती हैं। तो ये तो विज्ञान का काम हो गया। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी तब तक कोई किरण एक बिंदु से शुरू होकर अनंत की ओर सीधे सरल मार्ग में अग्रसरित होगी। अब जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हैं? अगर कोई दो सरल रेखाएं, अब देखिए जैसे हमने एक सरल रेखा ये खींची,
और एक सरल रेखा ये खींची, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, दोनों सरल रेखाओं के नाम रख दिए। ए बी और सी डी रेखाखंड हैं, एक दूसरे को पी बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि दोनों रेखाखंड एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन अगर हमने एक रेखा ये खींची है, ठीक, इसका नाम रखा पी क्यू, तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो ए बी और पी क्यू ऐसा लग रहा है कि ये आगे बढ़ाने पर, ए बी और पी क्यू को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कहीं काट देंगी। इसी प्रकार सी डी और पी क्यू में भी हम ये देख रहे हैं कि अगर ये आगे बढ़ेंगी तो फिर ये देखिए यहां पर एक दूसरे को काट देती हैं। इस बिंदु का नाम हम कुछ दूसरा नाम ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। तो जहां पर ए बी और सी डी एक दूसरे को एम पर काट रही हैं और सी डी और पी क्यू एक दूसरे को एन पर काट रही हैं, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब इसको तभी हम स्पष्ट समझ पाएंगे जब इसके आगे वाले हेडिंग को भी ध्यान देंगे। ये क्या है? समांतर रेखाएं। अब हमने चूंकि अपनी इस कागज पर दो रेखाओं को खींचा था, तो दो रेखाओं को खींचने पर हमने देखा कौन कौन सी दो रेखाएं। फर्स्ट कंडीशन में हमने लिया था ए बी और सी डी, और सेकंड कंडीशन में क्या किया था? एक रेखा पी क्यू और एक इनमें से कोई रेखा, चाहे ए बी ले लो और चाहे सी डी ले लो। सेकंड कंडीशन में एक रेखा में पी क्यू कही और दूसरी कही ए बी के साथ इधर कटेंगी, सी डी के साथ इधर कटेंगी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं। सब रेखाएं एक दूसरे को काट रही, कहीं न कहीं या तो काटती हैं या आगे काटेंगी, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जब हम दो सरल रेखाएं इस प्रकार खींचते हैं कि हमें अनुमान लगाने पर भी ये निश्चित नहीं होता है कि जैसे मन में सोचें कि क्या ये आगे बढ़ने पर एक दूसरे को काटेंगी, तो हमें ये नहीं लग रहा है कि आगे बढ़ने पर काटेंगी। क्या ये इधर पीछे बढ़ने पर एक दूसरे को काटेंगी, तो ऐसा भी हमें नहीं लग रहा है कि एक दूसरे को काटेंगी। कारण क्या है? क्योंकि इनके जो बीच की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ की, ये जो इनके बीच की दूरी है, ये हमको हर जगह समान दिखाई दे रही है। तो यदि दो रेखाओं या दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान हो, तो ऐसी रेखाओं के युग्म को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। परिभाषा लिख दें, जब दो सरल रेखाओं के युग्म के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक निश्चित नियम हमको मिल गया कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम सी डी और पी क्यू को ध्यान देखें, तो जिस बिंदु पर काटती हैं वहाँ पर तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 0 है, और जैसे जैसे ये इधर की ओर बढ़ रही हैं तो इनकी बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। अर्थात जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी असमान हो, हर जगह अलग अलग परिमाण के रूप में प्राप्त हो, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो सामान्यतः समांतर रेखाओं में हमको केवल ध्यान रखना है कि बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, और जब दो रेखाओं में बीच की दूरी हर जगह बराबर नहीं होगी तो फिर वे प्रतिच्छेदी रेखाएं ही होंगी।
अब दो रेखाओं को खींचने का एक और तरीका हो सकता है, ये हेडिंग संपाती रेखाएं। जैसे हमने एक रेखा दिखाई ए बी, ठीक, और एक रेखा दिखाई सी डी। जरा ध्यान दे विद्यार्थी, एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है सी डी। अब दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे पर स्थित हैं। यूं हम कह सकते हैं कि ए बी पर सी डी है, या कह सकते हैं कि सी डी पर ए बी है। तो यहाँ इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या मिल रही है, हर जगह शून्य मिल रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर भी हैं, लेकिन बीच की दूरी शून्य होने के कारण इन्हें एक नया नाम दे दिया गया है, संपाती रेखाएं। तो यहाँ क्या कहेंगे, जब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य हो, बीच की दूरी शून्य हो, तो वे संपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो यहां पर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या है, समान है। तो ये संपाती रेखाएं हो गई, ठीक है। अब विद्यार्थी जानेंगे सररेख तथा असररेख बिंदु। अगर हम एक बात को ध्यान से समझें कि जैसे हमने एक बिंदु यहां पर लिया, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखाओं की गणना करते हैं। तो देखो, एक रेखा निकल गई इसी बिंदु से, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा, छठी रेखा। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, एक बात समझ में आ गई विद्यार्थियों को। अब यहां हम दो बिंदु ले लेते हैं, इनका नाम रखा P तथा Q। अब देखिए, एक रेखा इस प्रकार आ रही है, ये देखिए, दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा निकल गई। अब अगर हम दूसरी रेखा खींचते हैं तो P से जा रही है, Q से नहीं जा रही है। अगर हम तीसरी रेखा खींचते इस प्रकार खींच रहे हैं तो Q से जा रही, वो P से नहीं जा रही है। तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकल के आता है कि दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। ये एक नियम है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक अभिग्रहित या अभिधारणा है। यहां पर यह भी एक अभिग्रहित या अभिधारणा है। अब यदि तीन बिंदु ले लिया जाए, अब हमने तीन बिंदु लिए, ए, बी और सी। अब एक सरल रेखा गुजारें। अगर यह सरल रेखा तीनों बिंदुओं से होकर गुजर जाए तो तीनों बिंदु सररेख हैं। तो सररेख बिंदु कहां के लिए लागू हुआ, तीन बिंदुओं पर। दो बिंदुओं पर तो सररेख होते ही हैं, एक रेखा पर होते हैं। एक बिंदु, कई रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन तीन बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा तभी खींची जा सकती है जब वे सररेख हों, ठीक। तो यहां पर जो हमारे पास निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं वो थोड़ा सा हम लिख देते हैं। क्या, नंबर एक बिंदु से असंख्य रेखाएं गुजरती हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है,
दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। है ना? बुक में तुमको ये देखने को मिलेगा, लिखा होगा एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बात एक ही है, तीन बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा तभी खींची जा सकती है या खींची जा सकेगी जब वे सररेख हों। जब वे सररेख हों। अगर वो सररेख होंगी तो फिर आप तीन बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा खींच सकते हैं। अब देखिए बात आ गई असररेख बिंदु क्या है। अभी जैसे हमने ए बी सी लिया, एक बिंदु यहाँ पे डी लिख दिया। अब कहा जाए कि ए डी सी से होकर जाती हुई एक रेखा खींचो, तो अगर वो ए डी से होकर जाएगी तो फिर सी से नहीं जाएगी। अगर वो सी डी से होकर जाएगी तो वो ए से नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ए डी सी क्या हो जाए, असररेख हो गए। ए डी सी असररेख बिंदु, ए बी सी सररेख बिंदु। अर्थात तीनों बिंदु यदि एक ही सरल रेखा पर हैं तो सररेख, और तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर नहीं है या तीनों बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं तो वे तीनों बिंदु असररेख बिंदु होंगे। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने रेखाओं के बारे में अभी अच्छी तरीके से सीखा है। एक बार पुनः विद्यार्थी देख लें कि आज उन्होंने क्या पढ़ा। रेखा एक ऐसी रचना जो अनंत से आती हुई और अनंत को जाती हुई प्रतीत होती है। रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, सरल रेखा या वक्र रेखा। रेखाखंड जहाँ पर दो अंत्य बिंदु निश्चित हों, दो अंत बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड का निर्माण होता है। किरण यहाँ एक अंत्य बिंदु निश्चित होता है और दूसरा अंत बिंदु अनंत की ओर अग्रसर होता है। यदि हम प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी समतल पर खींचें तो फिर जिन दो रेखाओं में दूरियां असमान होंगी, कम ज़्यादा होती प्रतीत होंगी, तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, और जिनके बीच की दूरी हर जगह समान होगी वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और समांतर रेखाओं में जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी शून्य होगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी, तो ऐसी रेखाओं को हम समपाती रेखाएं कहेंगे। और इसके साथ ही विद्यार्थियों को सिखाया गया कि सररेख और असररेख बिंदु क्या होते हैं, तथा यह भी बताया गया कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तीन बिंदुओं से होकर एक रेखा केवल तभी खींची जा सकती है जब वे सररेख हों। असररेख बिंदुओं से अगर तीन असररेख बिंदु हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तीन असररेख बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आज का वीडियो अब कंप्लीट होता है। विद्यार्थी इन तथ्यों को और इन परिभाषाओं को बड़ी ही ध्यान से तैयार करेंगे ताकि आने वाले वीडियोस आपके लिए और अच्छे समझ में आए और उनका आप सही प्रयोग कर सकें।